और बहुत ही ज्यादा इसका फिक्स्ड कोई आपको पर्टिकुलर डेट नहीं मिलेगा। हाउएवर, फिर भी फॉर द sake of convenience अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग द chronological स्टडी जो a literary event to mark the date of the beginning or end of the particular age। मतलब इस टाइम पे जो भी मिले, इवेंट्स मिले या लिटरेरी इवेंट्स मिले, उसको मार्क करके उसके बिगनिंग और एंड का पर्टिकुलर एज 1340 जस्ट वेट, यस 1340 टू 40 जो 64 का डेट माना जाता है, 1340 से 1464 डाइड। 1340 में इनका जन्म हुआ था और ये डाइड हुए 14। Chaucer, the first really national poet of England, had the rare distinctions of having lived through the reign of 3 English monarchy। ऐसे इकलौते ऑथर हैं और बहुत ही फेमस हैं जिन्होंने 3 मोनार्क के शासन को देखा था। ठीक है, इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी माने जाते हैं। ही वॉज ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज बॉर्न इन द रेन ऑफ एडवर्ड सेकेंड थर्ड। देखिए ये जन्म किस में लिए, एडवर्ड थर्ड के शासनकाल में। लिव्ड थ्रू द रेन ऑफ रिचर्ड सेकेंड। रिचर्ड सेकेंड के शासनकाल में इन्होंने क्या अपनी जिंदगी जिया। एंड डाइड इन द रेन ऑफ हेनरी फोर्थ। और इनकी मृत्यु कब हुई, हेनरी जो फोर्थ जब इनका शासन चल रहा था उन्हीं के शासन में इनकी मृत्यु हुई। इसका मतलब अगर आप लोग लर्न करना चाहें तो इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, 3, 2, 4, मतलब 324 आप लोग लर्न कर सकते हैं। मतलब एडवर्ड थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्लैरिंग सोशल कॉन्ट्रास्ट एंड रैपिड पॉलिटिकल चेंज। मतलब इस टाइम पे बहुत ज्यादा सामाजिक तौर से या राजनीतिक तौर से बहुत ज्यादा बदलाव आया। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ W.H. हडसन, हडसन के शब्दों में, एडवर्ड्स रेन मार्क्स द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ मेडिवल सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। एडवर्ड के शासनकाल में बहुत ज्यादा विकास हुआ इंग्लैंड का। ठीक है ना, मेडिवल सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। इट वॉज ऑल्सो द मिड समर ऑफ इंग्लिश सिवलरी। मतलब इसको क्या कहा जाता है, जो इंग्लिश सिवलरी थी, जो साहसी मतलब जिसे बोल सकते हैं जो बहादुर लोग थे, इंग्लिश जो बहादुर इंग्लिश थे, इनके मिड मिड समर भी इसको कहा जाता है, इसके भी नाम से जाना जाता है। द स्पिरिट ऑफ हिज कोर्ट वाज दैट ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म व्हिच फील्स चॉसर्स ओन नाइट्स टेल। जो स्पिरिट था, कोर्ट का स्पिरिट था उस टाइम पे, ठीक है ना, किसके शासनकाल की बात हो रही है, एडवर्ड थर्ड के शासनकाल की। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ हिज कोर्ट वाज दैट ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म। जो रोमांटिक आइडियलिज्म था उसको किसके द्वारा फील किया गया, चौसर के जो ओन नाइट्स टेल था, एक इनका वर्क था, इसको देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, नाइट्स टेल। ठीक है, एंड द स्टोरी ऑफ हिज सक्सेसिव वॉर विद फ्रांस। जो फ्रांस के साथ इनका एक सफलतापूर्वक युद्ध हुआ था उसकी कहानी। एंड ऑफ द फेमस विक्ट्री, एक बहुत ही फेमस विक्ट्री थी ऑफ क्रेसी, जस्ट वेट, ऑफ क्रेसी एंड पर्क्ट्रीज। ठीक है, ये जो इनकी फेमस विक्ट्री थी एज रिटन इन अ क्रॉनिकल्स ऑफ फ्रोसार्ट। ठीक है, ये किससे, किसके द्वारा कैसे लिखा गया, क्रॉनिकल्स ऑफ फ्रोस्टार्ट की तरह किससे लिखा गया। ठीक है ना, रीड्स मोर लाइक अ ब्रिलियंट नॉवेल, इसको ओके देन अ पीस ऑफ सोवर हिस्ट्री। इसको कैसे पढ़ा गया, जैसे ब्रिलियंट नॉवल हो, बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्रिलियंट नॉवल के तौर पे इसको पढ़ा गया, नॉट अ पीस ऑफ सोवर हिस्ट्री। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही सोवर हिस्ट्री है इसके द्वारा पढ़ा गया, नहीं, बहुत ही ब्रिलियंट नॉवल के रूप में इसको पढ़ा गया। स्ट्रॉन्ग इन इट्स न्यूली स्टेब्लिश यूनिटी, और बहुत ही मजबूती से यहाँ पे ये एकता के साथ न्यूली स्टेब्लिश्ड हुआ। इंग्लैंड वेंट फोर्थ ऑफ हिज करियर ऑफ फॉरेन कंक्वेस्ट। मतलब विदेशों में इनका बहुत ही परचम लहराया जा रहा था, वो जगह जगह हर एक कंट्री में जाकर कॉलोनीज वगैरह अपना स्टेबल कर रहे थे। तो मतलब इंग्लैंड जो था बहुत ही अपने करियर के फोर्थ, बहुत ऊंचाइयों पे था। ठीक है ना, आप बियॉन्ड करेज, मतलब बियॉन्ड मतलब होता है बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही ज्यादा हैप्पी, मतलब बहुत साहस से भरा, बहुत ही खुश था, बहुत ही खुश वाले मूड में था, बहुत ही खुश मिजाज था। एंड एवरी stimulation
टू नेशनल एम्बिशन एंड प्राइड। और जब जब वो अलग अलग जगह पे जाकर अपनी नई कॉलोनीज बसाता था, उसे जीतता था, वहां अपना परचम लहराता था, तो उसे क्या करता था, स्टिमुलेट करता था, प्रेरित करता था, क्या करने के लिए, नेशनल एम्बिशन, उनकी जो महात्मा राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा थी, जो उनके प्राइड थे, जो उनके गर्व थे, वो और ज्यादा बढ़ जाते। ठीक है। बट लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। बट देयर वॉज अनदर साइड ऑफ पिक्चर टू। अब देखिए यहाँ अभी हमने ग्लोरी साइड देखा, अब हम इनके ग्लूम की साइड देखेंगे, विच वॉज डार्क एंड डिस्मैल। बहुत ही ज्यादा विभत्स सा, बहुत ही ज्यादा डार्क था। विद द इंक्रीज ऑफ ट्रेड, मतलब जो ट्रेड थे वो बढ़ रहे थे, द कमर्शियल क्लासेस अकुमुलेट ह्यूज वेल्थ। जो कमर्शियल क्लासेस के लोग थे, मतलब जो कमर्शियल वर्क के लोग थे, वो धन को बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, एंड लिव्ड इन एक्स्ट्रावेजेंट लग्जरी, और बहुत ही ज्यादा राजशाही जिंदगी जी रहे थे। सो डिड द रॉयल फैमिलीज एंड द नोबेल्टी। और कौन कौन, जैसे रॉयल फैमिलीज रहती हैं, नोबेल्टी रहती है, उस तरीके से ये सब लोग अपनी जिंदगी बहुत ही हाई फाई जी रहे थे। दे लिव्ड अ गे एंड डिबोनर लाइफ, बहुत ही ज्यादा खुशहाली भरी जिंदगी ये लोग व्यतीत कर रहे थे। द मासेस ऑफ द पीपल लिव्ड इन डिप्लोरेबल पॉवर्टी एंड मिजरी। लेकिन एक बहुत बड़ा लोगों का जो ग्रुप था, वो कैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, बहुत गरीबी में, बहुत मिजरेबल कंडीशन में अपनी जिंदगी वो लोग जी रहे थे। फर्दर एपिडेमिक आफ्टर एपिडेमिक रेवेस्ड द कंट्री। अब क्या हो रहा था, वन बाय वन एपिडेमिक्स आ ही रहा था, महामारी आ रही थी। द फार्स प्लेग, आपने ये पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेट भी पूछता है कि ये इसको क्या बुलाता है, कॉल्ड द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ के नाम से प्लेग आता है। ब्रोक आउट, देखिए ब्रोक आउट इन 1348 टू 49। इस डेट को आप लोग प्लीज कंसीडर करिएगा। 1348 से 49 के बीच में जो ब्लैक डेथ था, प्लेग था, बहुत तेजी से फैला। दिस स्वेप्ट अवे इन अ सिंगल ईयर मोर देन अ थर्ड ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब जो उस देश के पूरे जनसंख्या का एक थर्ड लोग को पूरा एकदम क्या कर दिया, खत्म कर दिया। द प्लेग रीअपियर्ड इन, अब देखिए फिर से कब आता है, 1362 तो 1367 एंड 1370। देखिए कितनी बार आ चुका, 4 टाइम हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। 1362 भी आ चुका, यहाँ भी स्टार्टिंग में हमने देखा, फिर 1367 देखा, फिर 1370 देखा। दिस एपिडेमिक्स वर फॉलोड बाय फैमिन। और ये जो आते थे, और ये प्लेग आते थे, उसके साथ क्या लाते थे, फेमिनाइन। फेमिनाइन मतलब क्या होता है, भूखमरी हुआ, ठीक है ना, इस तरीके की चीजों को भी वो लोग लेकर आते। एज अ रिजल्ट वैग्रेंट रॉबर्ट्स एंड थीव्स मल्टीप्लाइड इन द कंट्री। इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम ये निकला कि आवारा लोगों की संख्या, रॉबर्ट्स जो लुटेरे थे, थीव्स जो चोर थे, वो देश में ऐसे बड़े, मल्टीप्लाइड मतलब दुगनी तरीके से बढ़ गए। देयरफॉर मच ऑफ द ग्लैमर एंड कैची ऑफ लाइफ has gone and the people had to face stern realities of life। इस वजह से इसका ये परिणाम निकला, जो वहां के लोग रह रहे थे बहुत ही कठोर अपनी जिंदगी जीने लगे। मतलब जो उनकी जिंदगी की सच्चाई थी वो बहुत ही अलग थी। वहां पे क्या हो रहा था, इंग्लैंड जगह पे देश में, अलग अलग देशों में जाके अपनी कॉलोनीज बना करके बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहे थे। कमर्शियल जो ट्रेड्स वाले लोग थे, वर्ग के लोग थे, क्लास थे, वो लोग बहुत हैप्पी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो बहुत परेशानी में अपनी जिंदगी जी रहा था, उनके जिंदगी में बहुत ही कठोरता आ चुकी थी। द वर्स्ट फेज ऑफ दिस डेग्रेडेशन वाज करप्शन इन द चर्च। और तो और चर्च भी बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका था, वो उसकी भी बहुत कंडीशन खराब हो चुकी थी। द क्लर्गी हैड बिकम करप्ट, प्रोफ्लिगेट, डिमोरलाइज्ड एंड डिग्रेडेड। और जो क्लर्गी लोग थे, ठीक है, जो क्लर्गी मैन थे, वो लोग भी बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे, प्रोफ्लिगेट हो चुके थे, डिमोरलाइज्ड हो गए थे, और डिग्रेडेड हो चुके थे। दे स्टूप्ड टू द लेवल ऑफ befuddling, cheating and even robbing the people। और जो कुछ ऐसे भी वर्ग के लोग थे जो लोगों को मूर्ख बनाते, बीफूलिंग मूर्ख बनाते थे, चीटिंग लोगों को चीट करते थे, धोखा देते थे, इवन रॉबिंग द पीपल, और लोगों को लूटते भी थे। चौसर इन द प्रोलॉग टू द कंटेम्परेरी टेल्स rightly draws the portrait of the fat प्लीजर लविंग monk। और यहाँ पे जो चौसर ने एक वर्क लिखा था, उसमें प्रोलॉग में उन्होंने कंटेम्परेरी टेल्स का जो प्रोलॉग लिखा था, उन्होंने उसमें पोर्ट्रेट किया, दर्शाया, चित्रित किया जो मोंग थे, उनकी प्लीजर लाइफ को, प्लीजर लविंग लाइफ को, और फैट उन्हें इसमें दिखाया। द मैरी एंड वैंटन फ्रेयर्स, द रॉगीज पार्डोनर एंड द ग्रीडी एंड लस्टी
प्रिस्ट, और जो पुजारी थे उनको इस तरीके से दिखाया गया, बहुत लालची, बहुत लस्ट से भरा हुआ, मतलब पूरा मिला जुला के एक वर्ग इतना परेशान थे, एक वर्ग बहुत ही ज्यादा अय्याशी भरी जिंदगी को जी रहा था, इंजॉय कर रहा था। दिस वाज द शॉकिंग स्टेट ऑफ थिंग्स इन द रिलीजियस वर्ल्ड इन इंग्लैंड। मतलब एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग स्टेट था, बहुत ही शॉकिंग स्टेट था रिलीजियस वर्ल्ड इंग्लैंड के। इंग्लैंड में जो धार्मिक दुनिया थी उसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग स्टेट था इन चौसर्स एज में। However, religious pilgrims in a large group of pilgrims were quite too vague in this age। और इस एज में जो धार्मिक यात्री हुआ करते थे, जो धार्मिक यात्रा करने के लिए जाते थे, वो कैसे जाते थे? ग्रुप में जाते थे, ठीक है, बहुत बड़े ग्रुप में इस एज में लोग धर्म की यात्रा करते थे। और कंटरवे टेल्स में आपने देखा भी था कि वो ग्रुप में जा रहे थे, ठीक है ना। चॉसर्स कंटरवे टेल्स आर वोवन थ्रू द टेक्सचर ऑफ द सिमिलर पिलग्रिम्स। जो कंटरवे टेल्स था उसमें इसी तरीके की चीजों को दर्शाया गया था। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं जो चौसर के एज में हुए थे। एक तरफ आप देख रहे हैं इवेंट है, दूसरी तरफ डेट है। जैसे एडवर्ड थर्ड्स रेन 1327 टू 1377, विलियम लैगलैंड बॉर्न 1332, बिगनिंग ऑफ द 100 Years वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉर विद फ्रांस के साथ हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो 100 Years वॉर था वो किसके किसके साथ हुआ था, ठीक है ना, फ्रांस के साथ हुआ था, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1338 में, 1338 में। चौसर बॉर्न, चौसर कब पैदा हुए थे? 1340 में। बैटल ऑफ क्रेसी, जैसा अभी हम लोगों ने देखा भी था, तो बैटल ऑफ क्रेसी कब हुआ था? 1346 में। द ब्लैक डेथ 1348 टू 49, याद रखिएगा 1348 से 49 के बीच में ब्लैक डेथ आया था। बैटल ऑफ पोएक्टेरिस 1356, ये जो पोएक्ट्रियर्स था, इसका बैटल कब हुआ था? 1346 में। रिचर्ड सेकंड्स रेन, ये कब आता है? 1377 टू 99। नेक्स्ट देखते हैं वाइक्लिफ्स बाइबल, ये कब आता है? 1340। अच्छा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे बोला जाता है? कोई रिकॉल कराएगा? जी, सुन जी पा रहे हैं यही आप? है मैम, वाइकलिफ है मैम, जी, वाइकलिफ। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है व्हाइट टाइलर्स रिबेलियन, ये कब हुआ था? इनका विद्रोह कब हुआ था? 1381 में। हेनरी फोर्थ एक्सटेंड्स द थ्रोन, अब देखिए हेनरी फोर्थ भी गद्दी पे बैठते हैं कब? 1399 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेथ ऑफ लेगलैंड, लेगलैंड की जो मृत्यु हुई थी 1400 में हुई थी, और डेथ ऑफ चौसर, ये 1400 में हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ पोस्ट चौसरियन पीरियड। अब इनके पहले का जो पीरियड था, उनके पहले क्या क्या चीजें हुई, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, डेथ डेथ ऑफ हेनरी फोर्थ, सॉरी, उनके बाद का, एक मिनट, देखिए जो पोस्ट चौसरियन पीरियड था 1400 से लेके, एक मिनट हम आपको फिर से बता देते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ पोस्ट चौसरियन पीरियड्स कब से कब तक था? 1400 टू 1557। इवेंट्स देख लेते हैं। डेथ ऑफ हेनरी फोर्थ तो 14 से 13, 1413। वार ऑफ रोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1455 टू 86। नेक्स्ट आता है कॉक्सटन्स प्रिंटिंग प्रेस सेटअप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1476 में। हेनरी सेवेंथ 1485 to 1509, Henry VIII 1509 to 1547, Edward VI 1547 to 53, Queen Mary 1553 to 1558। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेरी वर्क्स एंड ईयर्स। अब कुछ लिटरेरी वर्क्स देखते हैं, उनके ईयर कब ये आए थे। ऑक्लेव गॉब्नियल्स ऑफ प्रिंसेस, ये कब आता है? क्या आता है? 1412 में। जेम्स I.S. The King's Choir 1422, The Legate Falls of Princess 1430, Mallows Morte d'Arthur 1470, पब्लिश कब होता है? 1485 में। Dunbar's Dance of the Seven Deadly Sins, ये कब आता है? ये भी पूछा गया है, इससे भी समझिएगा, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, 1507 में। डगलस एनिट, ये आता है 1513। मोर्स यूटोपिया, देखिए यूटोपिया आता कब है? उसमें किस लैंग्वेज में आता है? लैटिन में आता है, क्यों? कि ग्रीक में आता है?
1516 में पहली बार आता है, फिर इंग्लिश में आता है 1551 में, ये 3 बार आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं टैनल्स। आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? जी प्लीज। जी मैम, आप आप सही लोग कह रहे हैं। अकेले नहीं, आप तो दे रहे हैं सर, कोई और नहीं दे रहा रिप्लाई। क्यों, आप लोग को और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? जी आ रहा कोई मैम। नहीं बोल रहा है। आ रहा ओके मैम। आ रहा मैम। ओके ओके, रिप्लाई तो कम से कम देते रहिए आप लोग, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम जो बोल रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके, कैंडल्स न्यू टेस्टामेंट आता है 1525 में। नेक्स्ट आता है कवर्डल्स बाइबल 1535 में। टोटल्स मिसलेनी आता है 1557। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं द मेजर ऑथर ऑफ द एज। अब इस एज के कुछ मेजर ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला देखते हैं मेजर ऑथर्स बिफोर चौसर के पहले कौन कौन थे। कार्डमन, देखिए इनके आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ नॉट नॉन, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, 1657 माना जाता है। जस्ट वेट, 1657 माना जाता है बट नॉट श्योर, ठीक है। डेट ऑफ डेथ अप्रोक्सीमेट, जो 680 लिखा हुआ है ये एक अनुमानित है, ठीक है। हालांकि कहीं कहीं आपको 1684 भी मिलेगा, ठीक है, आपने कहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं सैनवुल्फ, जो सैनवुल्फ थे 1720। ओके, डेट डेट ऑफ डेथ नॉट नोन, डेट ऑफ बर्थ अप्रोक्सीमेट, इनका मृत्यु का नहीं पता है, इनके जन्म के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा है। किंग अल्फ्रेड 1849 टू 1901, लेमॉन 12th सेंचुरी, जाफरी मॉनमाउथ 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी, रॉबर्ट मैनिंग अर्ली 14th सेंचुरी। नेक्स्ट आता है मेजर ऑथर्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। देखिए कुछ पोएट्स थे, जॉन गॉवर्ड, कब से कब इनका माना जाता है लाइफ स्पैन, 1332। उसके बाद ये अप्रोक्सीमेट माना गया है और थोड़ा नियर अबाउट माना गया है 1408। विलियम लैंगलैंड 1330 टू 1400। जॉन बार्बर, यस जॉन बार्बर 1316 टू 1395। कुछ प्रोज राइटर्स भी हैं जैसे चौसर। बिसाइड्स पोएट्री ही रोट सम प्रोज आल्सो, वाइक्लिफ 1320 टू 1384। सर जॉन मॉन्टविल 14th सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं मेजर पोस्ट चौसरियन 15th सेंचुरी ऑथर्स, जिसमें पोएट देख लेते हैं थॉमस ऑक्लिफ, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, जॉन लेगेट, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, विलियम डनबार, रॉबर्ट हैंड्रिसन। नेक्स्ट आता है गैवियन डगलस, सर थॉमस वैट और लव सरे। नेक्स्ट आता है प्रोज राइटर, यस प्रोज राइटर आप देख सकते हैं रेगिनाल्ड पिकॉक, सर जॉन फॉस्टक्योर, सर थॉमस मेलोरी, विलियम कॉक्सटन। ये प्रिंटर, मतलब ये एक उन्होंने ही स्थापित किया था प्रिंटिंग प्रेस, और पहली बार बुक कौन सा उन्होंने प्रिंट किया था? जी कोई बताएगा? हिस्ट्री ऑफ रॉय मैम, हिस्ट्री ऑफ रॉय। जी, और अगर पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे पहले किसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था, तो क्या होगा? सर गुटेनबर्ग था, जर्मनी के थे वो। विलियम वेरी गुटेनबर्ग नाइस, जर्मनी में वेरी हुआ था। नाइस, बहुत अच्छे मैम। तो वो गुटेनबर्ग हो जाएगा। हालांकि पूछते तो विलियम कॉक्सटन को है, लेकिन क्या भरोसा, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए